हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है सौतेले बाप पर कैसे भरोसा करूं। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। नानी, आपको पता है कि मम्मा ने शादी कर ली। मेरी 15 वर्षीय नातिन टीना ने जब सुबह सुबह यह अप्रत्याशित खबर दी तो मैं बुरी तरह से चौंक उठी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? फ़ोन आया है क्या? नहीं, फेसबुक पर पोस्ट किया है, नातिन ने उत्तर दिया। मैंने झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और उस पुरुष के प्रोफाइल को देखकर सन रह गई। वह पाकिस्तान में रहता है। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। यह लड़की कब कौन सा दिन दिखा दे कुछ नहीं कह सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं मन ही मन बुदबुदाई। टीना ने देखते ही अपनी माँ को अनफ्रेंड कर दिया। 10वीं क्लास में है, छोटी थोड़ी है, सब समझती है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। मेरे पति घर पर नहीं थे। वे थोड़ी देर बाद आए तो यह खबर सुनकर चौंके। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोले, अच्छा तो है, शादी करके अपना घर संभाले और हमें जिम्मेदारी से मुक्ति दे। उसकी नौकरी पर जाने के बाद उसके बच्चे अब हमसे नहीं संभाले जाते। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने थोड़ा उत्तेजित स्वर में कहा। अरे मुक्ति कहाँ मिलेगी, और जिम्मेदारी बढ़ गई। जिस आदमी से शादी की है वह पाकिस्तानी है, अब वह वहीं रहेगी। इसीलिए तो उसने नहीं बताया और चुपचाप शादी कर ली। अब बच्चे तो हमें ही संभालने पड़ेंगे। कम से कम मुझे शादी करने से पहले बताती तो, लेकिन जानती थी कि इस शादी के लिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानते भी कैसे? अपने देश के लड़के मर गए हैं क्या? मुझसे तो बोल कर गई थी कि ऑफिस के काम से मुंबई जा रही है। वे विस्फारित आंखों से अवाक सी मेरी ओर देखते रह गए। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? उसे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। मैं मन ही मन बुदबुदाई, उफ, यह तो बहुत बुरी बात है। हमारे बारे में न सोचे, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उसे उठानी ही चाहिए। वैसे बच्चे तो हम ही संभाल रहे हैं, उसके बावजूद उसके यहाँ हमारे साथ रहने से घर में तनाव ही रहता था। अब कम से कम शांति से तो रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी। वह तो ठीक है, लेकिन हम भी कब तक संभालेंगे? हमारा शरीर भी थक रहा है। फिर इनका खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने थके मन से कहा। यह सुन उन्हें अपनी अदूरदर्शिता पर क्षोभ हुआ, तो फिर सकारात्मक में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारे कोई बेटा नहीं था। इकलौती बेटी मंजरी, जिसे हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा दिलाई थी, को जाने किसके संस्कार मिले थे। उसका जब दूसरा बच्चा हुआ तभी से हम अपना घर छोड़कर उसके बच्चों को संभालने के लिए उसके साथ रह रहे थे। उसके पिता रिटायरमेंट के बाद भी उसे आर्थिक सहायता देने हेतु नौकरी कर रहे थे। मंजरी के दोनों बच्चे हमारी ही देखरेख में पैदा हुए थे, पले थे। कई बार हम मंजरी के व्यवहार से आहत होकर यह कहकर कि हम कभी नहीं आएंगे, अपने घर लौट जाते। फिर बच्चों की कोई न कोई समस्या देखकर लौट आते। मंजरी हमारी इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाने से नहीं चूकती थी। हम उसे समझाते तो वह कहती, आप लोगों ने जिस तरह से मेरी परवरिश की है वैसे मैं अपने बच्चों की नहीं होने दूंगी। वास्तविकता तो यह थी कि वह बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहती थी। यह हमें बहुत बाद में ज्ञात हुआ। ऑफिस से आकर प्रतिदिन बताना कि आज उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। झूठी बीमारियों की रिपोर्ट बनवाकर हमें डराकर हमसे इलाज के लिए पैसे भी ऐंठती थी। हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। शुरू में तो हम भी उसकी रिपोर्ट्स देखकर घबरा जाते थे कि उसका और उसके बच्चों का क्या होगा, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं होती थी। बाद में समझ आया कि अक्सर वह गूगल पर बीमारियों के बारे में क्यों जानकारी लेती रहती थी। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना, उसको बंद करके फिर नौकरी करना, यह उसकी आदत बन गई थी। घर के कार्यों में तो उसकी रत्ती भर रुचि नहीं थी। खाना बनाने वाली पर या बाजार के खाने पर ही उसके बच्चे पल रहे थे। मंजरी ने पहली शादी नेट के द्वारा अमेरिका रहने के लोभ के कारण किसी अमेरिकी निवासी से की थी, जिसमें हम भी शामिल हुए थे। बिना किसी जानकारी के यह रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन
उस पर तो अमेरिका का भूत सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती होकर इंडिया आ गई। शादी के बाद अमेरिका जाने के बाद उसे पता चला कि वह पहले से ही विवाहित था, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह बेबस थे। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हमने मंजरी की बेटी को अपने पास रख लिया। वह दिल्ली जाकर किसी कंपनी में नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक जब हम उससे मिलने पहुंचे तो यह देखकर सन्न रह गए कि वह एक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। हमने अपना सिर पीट लिया। हमें देखते ही वह व्यक्ति वहाँ से ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 महीने का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। असहाय से हम कर भी क्या सकते थे। अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने को मजबूर हो गए। मेहरी ने जब डोर बेल बजाई तो मेरे विचारों का तारतम्य टूटा। किचन में जाकर बर्तन खाली करके उसे दिए और डिनर की तैयारी में लग गई। लेकिन दिमाग का पर अभी भी मंजरी ने ही कब्जा कर रखा था। सोच रही थी, इंसान एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, लेकिन वह तीसरी बार। मुसलमानी में तो 4 शादियों की स्वीकृति उनका मजहब ही देता है। तो क्या गारंटी है कि एक और बच्चा हो गया तो? आगे की स्थिति सोचकर मैं कांप गई। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि थी उसमें कोई संस्कारी पुरुष तो उससे अपनाता नहीं। जो कदम उसने उठाया है उसके बाद क्या वह अपने परिवार को तथा अपनी किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो रही बेटी को मुंह दिखा पाएगी? जरूर कोई बहुत बड़ा आसामी होगा जिसे उसने अपने चंगुल में फंसा लिया होगा। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है, यह सर्वविदित था। बहुत जल्दी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कब तक पर्दे के पीछे रहेगी? टीना के द्वारा उसको फेसबुक पर अनफ्रेंड करते ही वह समझ गई कि सबको उसके विवाह की खबर मिल गई है और टीना उससे बहुत नाराज़ है। आए दिन उसका फ़ोन आने लगा, लेकिन इधर की प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं आया। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर कब तक बात नहीं करूँगी। बच्चों के भविष्य के बारे में तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। एक बार उसका फ़ोन आने पर जैसे ही मोबाइल को अपने कान से लगाकर मैंने हेलो कहा, वह तुरंत ही बोली, टीना को समझाओ, मुझे भी तो खुशी से जीने का हक है। मेरे विवाह से किसी को क्या परेशानी है? अभी भी मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालूंगी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिससे मैंने विवाह किया है उसका बहुत समृद्ध व्यवसाय है। मुझे उसका कथन बड़ा ही हास्यास्पद लगा और मैंने जो उसके वर्तमान पति की हैसियत के बारे में अनुमान लगाया था वह सत्य निकला। फिर एक दिन अचानक बहुत बड़ा सा कुरियर आया जिसमें बहुत महंगे मोबाइल और बच्चों के लिए कपड़े थे। ऑनलाइन बहुत सारा खाने का सामान भी था जिसमें चॉकलेट, केक, पेस्ट्री आदि भेजा था। सामान को देखकर चिंटू के अलावा कोई खुश नहीं हुआ। एक दिन मंजरी ने हमें अपने बच्चों का वीज़ा बनवाने के लिए कहा कि एयर टिकट वह भेज देगी और हमारे लिए भी फ्लाइट के टिकट भेजेगी ताकि हम अपने घर लौट जाएं। यह सुनते ही टीना आक्रोश से बोली, नहीं जाना मुझे उसके पास, आपके पास ही रहना है। आई हेट हर। चिंटू बोला, मुझे जाना है मम्मा के पास, लेकिन वे यहाँ क्यों नहीं आती? मैं तो शब्दहीन होकर सन्न रह गई। थोड़ा मौन रहने के बाद कटाक्ष करते हुए बोली, बहुत अच्छा संदेश दिया है तूने बच्चों को जन्म दिया है, तेरा पूरा अधिकार है उन पर, कानून भी तेरा ही साथ देगा। हम तो केयर टेकर मात्र हैं, हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है बच्चों से। पूछे कोई तुमसे रात भर जाग कर किसने बच्चों को पाला है? वहाँ जाने के बाद तो हम इनसे मिलने को भी तरस जाएंगे। यदि तुझे बच्चों की ही इतनी चिंता होती तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, पैसे के नहीं। हमारी भावनाओं की तो कदर की ही नहीं, जाने किस मिट्टी की बनी है तू। मुझे अफसोस है कि तू मेरी बेटी है। मुझे तुझ पर ही विश्वास नहीं कि तू बच्चों को अच्छी तरह पालेगी, फिर मैं उस सोतेले बाप पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ। चिंटू जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन टीना को मैं हरगिज़ नहीं भेजूंगी। ज़माना वैसे ही बहुत ख़राब है। यदि मैं नहीं संभाल पाई तो हॉस्टल में डाल दूंगी। मैंने एक सांस में अपनी सारी व्यथा उगल दी। मेरे वर्चस्व का सबने सम्मान करके मेरे निर्णय का समर्थन किया। टीना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी।
वह मेरे गले से लिपट गई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रतिक्रिया के रूप में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। कभी कभी बेटियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो सिर्फ अपना भला बुरा ही देखती हैं, समाज रिश्ते नातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। इस तरह के इंसान बहुत मतलबी किस्म के होते हैं, दूसरों की भलाई बुराई से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।